हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 7 विषय गणित के अंदर पहली प्रश्नावली जिसका नाम है पूर्णांक संख्याएं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपने देखते हैं कि पूर्णांक कैसे बनते हैं। तो इससे पहले अपने को ये समझना होगा कि संख्याएं जो है वो किस प्रकार की होती हैं। जो अपने गिनती लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो उनको बोला जाता है प्राकृतक संख्याएं बोला जाता है। तो पूर्णांक से पहले अपने क्या समझना पड़ेगा, अपने को पहले देखना पड़ेगा कि प्राकृतक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतक संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 इस तरीके जितने भी अपने लिख सकते हैं वो सारी की सारी क्या हैं, प्राकृतक संख्याएं हैं। इसके बाद फिर दूसरी जो संख्या आती है वो आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या के अंदर क्या होगा कि जीरो से जो शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 इस तरीके जो संख्या लिखी जाती है उनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतक संख्या अगर अपने से पूछा जाए कि प्राकृतक संख्याएं क्या हैं, तो ऐसे लिखेंगे कि जो 1 से शुरू होती हैं वो प्राकृतक संख्याएं हैं, और इसके अंदर अगर जीरो को साथ में ले लिया जाए तो वो क्या हो जाएंगी, अपनी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद फिर आता है अपना पूर्णांक आता है। अपूर्णांक के अंदर क्या होता है कि पूर्णांक में 0 1 2 3 यानी कि ये सारी संख्याएं तो होती हैं, साथ में इस तरफ माइनस की भी आ जाती है, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं। जो माइनस के अंदर होती है उनको बोलते हैं ऋणात्मक, और जो प्लस की होती है उनको बोलते हैं धनात्मक। तो ऐसा सेट या ऐसा जोड़ा या ऐसा समूह है संख्याओं का जिसके अंदर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार की संख्याएं होती हैं, उनको अपने पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतक संख्याएं ऐसा समूह है जिसके अंदर 1 से शुरू होकर अनंत तक चलता है। पूर्ण संख्याएं ऐसा समूह है जिसमें साथ में जीरो को शामिल कर लिया जाता है, जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाता है। और पूर्णांक ऐसा समूह है जिसमें धनात्मक संख्याएं होती हैं, शून्य होता है, और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, वो अपनी पूर्णांक होती हैं। तो यहाँ पे अपने देखें इसके अंदर ये अपने दो बॉक्स देख रहे हो आप, तो इनके अंदर तो ये सारी की सारी क्या हैं, ये जो संख्याएं ये सारी की सारी प्राकृतक संख्याएं हैं। साथ में अगर ये जीरो को भी ले लिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, और इस वाले के अंदर ये सारी की सारी क्या हैं, पूर्णांक हैं, क्योंकि इसके अंदर प्लस वाली संख्याएं भी और माइनस वाली संख्याएं भी हैं, यानी कि प्लस और माइनस धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। तो उसको अपने क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये संख्या रेखा होती है। अगर आपको संख्या रेखा खींचने के लिए बोला जाता है तो इस तरीके से अपने को संख्या रेखा अपनी बनानी होती है। संख्या रेखा के बीच में अपने क्या लेते हैं, जीरो को रखना है। उसके बाद इस तरफ जैसे जाएंगे तो ये प्लस की संख्या बढ़ती जाएंगी, और इस तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, संख्या छोटी होती जाएंगी। यानी कि जितनी संख्या अपने पश्चिम दिशा के अंदर जाएंगी, ये तो अपनी पूर्व साइड होती है, इस तरफ को अपने बोलते हैं पूर्व, और इस तरफ को बोलते हैं अपने पश्चिम बोलते हैं। तो पश्चिम की अगर अपने जाएंगे, अपने जो बायां हाथ है, बाएं हाथ की तरफ अगर जितना अपने जाएंगे वो संख्या क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। और अगर अपने दाएं हाथ की तरफ जाएंगे तो जितने से आगे बढ़ेंगे वो संख्या क्या होती जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। अगर अपने संख्या रेखा के ऊपर पूछा जाए कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो अपने सबसे छोटी संख्या इसमें -6 है। अपने को ये नहीं बोलना कि सबसे छोटी संख्या 0 है, तो 0 बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या आ जाएगी, -6, और सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अगर अपने को एक तो लिख रखा है 10 लिख रखा है और एक लिख रखा है -100, और इन दोनों में से पूछे कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है, तो ये जो 10 है ये तो क्या हो जाएगी, अपनी बड़ी संख्या होगी, 10 बड़ी होगी, और ये जो 100 है ये 100 क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि ऋणात्मक के अंदर संख्या क्या होती हैं, छोटी, और धनात्मक के अंदर संख्या क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। सेकंड लाइन के अंदर अगर अपने देखें इसको, तो सेकंड के अंदर भी देखें कि यहाँ पे 14 लिखा हुआ है और यहाँ पे ये -16 है, तो ये क्या होगी, ये छोटी संख्या होगी, ये सबसे क्या होगी, इस लाइन के अनुसार सबसे छोटी संख्या, और ये क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। अब इनको आरोही या अवरोही क्रम के अंदर अगर लिखना होता है, तो आरोही क्रम के अंदर अगर यहाँ पे लिखा है कि आरोही क्रम, तो आरोही में क्या आएगा, पहले इसमें अपनी क्या लिखेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी, जैसे -6 लिखेंगे, -5, -4, फिर -3, फिर -2, ऐसे, फिर उसके बाद -1 लिखा जाएगा, फिर लिखेंगे
0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये क्या हो जाएंगे अपनी आरोही क्रम के अंदर हो जाएगा। अब अगर इसको बोले कि अवरोही क्रम में लिखना है तो अवरोही क्रम के अंदर पहले 14 लिखा जाएगा, फिर 8 लिखा जाएगा, फिर 3, फिर 0, फिर -4, फिर -9, फिर -16, यानी कि अवरोही क्रम के अंदर पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है, उसके बाद उसको घटते क्रम में लिखना होता है, और आरोही क्रम में पहले छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। इसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं अपनी जो प्रश्नावली 1.1 है। तो प्रश्नावली 1.1 के अंदर अपने को यहाँ पे ये दे रखा है कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों में तापमानों को डिग्री में निम्नलिखित संख्या द्वारा दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पे अपने को अलग अलग दे रखा है कि -10 डिग्री अपने को तापमान दे रखा है, फिर -5 डिग्री, फिर 0 डिग्री है, फिर 5, फिर 10, इस तरीके से अपने को तापमान डिग्री सेल्सियस के अंदर दे रखे हैं। तो अगर अपने यहाँ पे लाहौल स्पीति का देखें तो लाहौल स्पीति देखें यहाँ पे 10 है, 10 के बाद फिर अगला जो पॉइंट आता है वो आ जाएगा 9, और उसके बाद आ जाएगा 8, यानी कि लाहौल स्पीति के अंदर -8 डिग्री क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तापमान है। उसके बाद अगर बात करें श्रीनगर की तो ये -5 देखो यहाँ पे है, ये जो लाइन है यहाँ पे है -5, तो उसके बाद आएगा -4, -3, फिर -2, तो ये श्रीनगर में कितना आ जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा श्रीनगर के अंदर। उसके बाद शिमला है तो शिमला के अंदर माइनस का नहीं, ये धनात्मक हो जाएगा, तो शिमला में आ जाएगा अपने इसको लिखेंगे +5 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। उसके बाद ऊटी के अंदर इसने पूछा है तो ऊटी में देखें 10 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 12, फिर 13, यहाँ पे 14, तो यहाँ पे ऊटी के अंदर कितना आ जाएगा, ये ऊटी के अंदर आ जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस या 14 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। उसके बाद बेंगलोर के अंदर देखें तो बेंगलोर में 20 है, 20 के बाद आगे अपने देखें जो छोटी लाइन उसमें गिने तो 21 और 22, तो बेंगलोर में कितना हो जाएगा, +22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये अपना बेंगलोर के अंदर क्या आ जाएगा, तापमान आ जाएगा। तो अब इसके अंदर अपने को यहाँ से हो जाएगा अपने पहला जो फर्स्ट का A नंबर सवाल था उसका आंसर ये आप देख रहे हो। तो इसका है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो जो यहाँ पे जो नाम लिखे हैं जैसे लाहौल स्पीति है तो उसका तापमान अपने लिख देंगे -8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। फिर श्रीनगर का लिख देना है, शिमला का, उसके बाद ऊटी का और उसके बाद बेंगलोर का। तो इस तरीके से अपने को ये कॉपी के अंदर नोट कर लेने हैं। इन सभी का ये आंसर हो जाएगा A नंबर का। इसके बाद B नंबर में लिखा है कि उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थानों में तापमान में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता रखना होगा कि सबसे ठंडा स्थान कौन सा है और सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो जिसका तापमान कम होगा वो सबसे ठंडा स्थान होगा और जिसका तापमान सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा, गर्म स्थान होगा। तो सबसे कम जो स्थान है तापमान है वो लाहौल स्पीति का है। माइनस के अंदर जिसका तापमान होगा वो सबसे ठंडा स्थान होगा, जितना माइनस के अंदर कम होगा, ठीक है। उसके बाद बेंगलोर है तो उसका सबसे ज़्यादा है, प्लस के अंदर 22 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें आ जाएगा क्या होगा, ये सबसे गर्म स्थान बेंगलोर है और सबसे ठंडा स्थान है वो लाहौल स्पीति है। तो पहले तो बी के अंदर अपने को ये लिखना है कि सबसे ठंडा स्थान, तो बी के अंदर अपने क्या लिखोगे, सबसे ठंडा स्थान लिख देंगे लाहौल स्पीति है, वह सबसे गर्म स्थान बेंगलोर है। उसके बाद पूछे कि दोनों के तापमानों में अंतर कितना है। अब दोनों के तापमानों के अंदर अगर अपने को अंतर बताना है तो अंतर बताने के लिए जो बेंगलोर का तापमान है वो तो आ जाएगा 22 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देंगे बेंगलोर, लिख देंगे इस तरीके से आगे करके बेंगलोर, और उसके बाद दूसरा जो है वो अपना आ जाएगा लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का अपने कितना लिख देंगे, लाहौल स्पीति का अपने पास है 8 डिग्री है। तो अब इन दोनों का अगर अपने अंतर निकाला जाए तो अंतर निकालने पर अपने पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे
इस तरीके से अपने को लिखना है। पहले सोमवार को श्रीनगर का तापमान, तो ये आ जाएगा अपना तीसरे का आंसर अपने कर रहे हैं। सोमवार को श्रीनगर का तापमान बराबर -5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को तापमान हो जाएगा 2 डिग्री कम हो रहा है, कम का मतलब माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद बोला कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो अब अपने को क्या लिखना है, इसके बाद अपने को लिखना है बुधवार को तापमान, बुधवार को तापमान। तो बुधवार को तापमान जब लिखेंगे तो कितना था, पहले -7 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री बढ़ गया मतलब प्लस का 4 डिग्री सेल्सियस कर देना है। अब -7 हैं और प्लस के कितने हैं 4, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये किसका होगा, ये बुधवार का तापमान। सोमवार को अपने दे ही रखा है कि -5 डिग्री है, मंगलवार को 2 डिग्री कम हो गया तो -7 हो गया, और बुधवार को 4 डिग्री बढ़ जाता है। तो बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 7 से 4 डिग्री बढ़ जाएगा मतलब प्लस के -3 डिग्री सेल्सियस के अंदर आ जाएगा। इसके बाद आगे चौथे सवाल के अंदर, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी अपने को बतानी है। तो ये अपने को डायग्राम यहाँ पे चित्र दे रखा है। चित्र के अंदर यहाँ पे ये समुद्र तल से 5000 ऊपर उड़ रहा है और ये पनडुब्बी है जो समुद्र के अंदर नीचे 1200 मीटर है। तो ये इन दोनों के बीच की ये दूरी है, ये अपने को बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे पहले तो हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, एक तो ये लाइन लिख देंगे, और एक लिख देंगे समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी। ठीक है, तो उसके बाद अपने को लिखना है पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी। तो ऊर्ध्वाधर दूरी जब लिखेंगे तो इसमें आ जाएगा 5000 और प्लस में 1200, दोनों को अपने प्लस कर देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 6200 मीटर। ठीक है, 6200 मीटर अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा सवाल है जिसमें बोला कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 16,642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते से निकाली गई संख्या ऋणात्मक है और तो खाते में जमा की गई राशि को आप किस रूप में निरूपित करोगे। निकासी के पश्चात यानी कि निकालने के बाद मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो उसने पूछा है कि खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पांचवें का, खाते में जमा राशि को धनात्मक रूप में निरूपित करेंगे। और दूसरी तरफ उसके बाद लिखना है शेष राशि 2000 में से जो उसने रुपए निकाल लिए 1642 रुपये निकाल लिए, तो बाकी उसके खाते में बचे 358 रुपये। इसके बाद 6 नंबर है, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर। तो यहाँ पे अपने देखें कि यहाँ पे ए बिंदु है, ए बिंदु से ये पूर्व मतलब इस तरफ होता है, पूर्व की ओर कितना जा रहा है 20 किलोमीटर। तो रीता पूर्व की ओर 20 किलोमीटर। उसके बाद उसी सड़क के अनुदिश यानी कि उसी सड़क पे अनुदिश बिंदु बी से, अब बिंदु बी है तो बिंदु बी से क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर पश्चिम। अब पश्चिम दिशा होती है इस तरफ, यहाँ से कितना जाना है, यहाँ पे बी तक तो है ये 20 किलोमीटर था, इससे अब इसको किस तरफ जाना है 30 किलोमीटर जाना है। तो 30 किलोमीटर इस तरफ जाएंगे पश्चिम की ओर। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाए तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे। तो जैसे ऊपर अभी लिखा था तो इसमें लिख देंगे पश्चिम की ओर, ये लाइन लिखनी है यहाँ से, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम ऋणात्मक लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है यहाँ पे, ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। उसके बाद है बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो बिंदु ए से, तो यहाँ पे क्या है वो चलना स्टार्ट किया था, यानी कि ए की जगह पे यहाँ पे क्या 0। अब 20 किलोमीटर तो इधर गई थी, उससे वापस पर 30 इधर आ गई, यानी कि 20 तो ये वापस आई और 10 इधर चला गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका हम आंसर लिखेंगे अपने -10 किलोमीटर। ठीक है, लिखेंगे बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति, तो ये लिखना है बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति
-10 डिग्री किलोमीटर है, -10 किलोमीटर है। ठीक है, तो पहले तो लिखना है हम ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे, उसके बाद लिखना है बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति -10 किलोमीटर है। इसके बाद 7वें के अंदर अपने से ये पूछा है कि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, बताइए निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। तो अगर अपने इसका करके देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 में से 5 घटा देंगे 0 आएगा। यहाँ पे -1 और -2 ये -3 हो जाएंगे और 3 में से 3 गया ये 0 आ जाएगा। ये माइनस के तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको विकर्ण का मतलब होता है ऐसे तिरछा देखना, ये वाली कूंड को देखना ऊपर से। ठीक है, इधर से लेके ये पूरी की पूरी जो कूंड तिरछी लाइन आती है उसमें अगर अपन देखें तो यहाँ पे -6 आ रहे हैं, तो बाकी में तो 0 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे -6 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मायावी वर्ग नहीं है। पहला तो नहीं। अब दूसरे को देखें तो दूसरे में देखें, इस तरफ देखें पहले, तो 10 में से 1 घट जाएगा तो ये आ जाएगा -9। अब दूसरी लाइन में देखें तो -4 और -3, -7 और -2 ये -9। इसके बाद फिर अपने -6 और ये +4 हैं, तो -6 और +4 हो जाएंगे -2 और फिर -7 ये -9 हो जाएंगे। देखिए एक तो दे रखा है -4 फिर +4 दे रखे हैं, -6 और +4 तो ये -2 बचे और उसके बाद -7 और दे रखे हैं, तो ये कितना हो जाएगा -9। अब इस तरफ देखना है, ऐसे नीचे की ओर देखेंगे तो भी इनका क्या आएगा, -9 और -9 आएगा। अगर अपने विकर्ण देखेंगे तो भी क्या आएगा, सभी का -9 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा क्या है यहाँ पे लिख देंगे नंबर 2, ऐसे लिख के नंबर 2 मायावी वर्ग है। नंबर 2 लिख के उसके बाद क्या लिखेंगे, मायावी वर्ग है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, बाकी के जो बचे हुए सवाल हैं 8, 9 और 10 ये अपने करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको सवाल समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, अगर नए हो तो चैनल